सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक टॉपर। हम लोग देख रहे थे जीएस के क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन जो टेट एंड सुपर टेट के लिए होने वाले हैं। हम लोगों ने इसमें पहला भाग के 15 क्वेश्चन देख लिए थे। आज पहले सेट का दूसरा भाग है और उसके शेष 15 क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि उत्तर भारत में बाढ़ की समस्या क्यों बढ़ी है। उत्तर भारत में जो बाढ़ की समस्या बढ़ी है उसका रीज़न बताना है आपको। वार्षिक वर्षा में वृद्धि, बांधों में गाद अधिक जमना, अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो उत्तर भारत में बाढ़ की जो सबसे बड़ी समस्या बढ़ी है, बाढ़ बढ़ने की जो सबसे बड़ी समस्या वो है अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से उत्तर भारत में बाढ़ों की समस्या बढ़ गई है। बाढ़ आने की जो समस्या है वो बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था। यानी कि जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया। तो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया वर्ष 2010 को। 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टोकार्पर इंटीग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है। आर्टोकार्पर इंटीग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये वैज्ञानिक नाम है कटहल का। कटहल का वैज्ञानिक नाम है आर्टोकार्पर इंटीग्रा। नेक्स्ट है निम्नलिखित रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। मतलब ये आपको बताना है कि कौन जो है पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। सन, पटसन, जूट और कपास। तो देखिए, कपास जो है, कपास के फल से उसकी रुई निकाली जाती है। तो कपास जो है ये पौधे के तने का भाग नहीं है, क्योंकि ये फल से निकाला जाता है, फल से इसकी रुई निकाली जाती है। बाकी सन, पटसन और जूट ये पौधे के तने के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रोग का नाश हो चुका है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो लगभग समाप्त हो चुका है। मम्स, खसरा, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स। तो इसमें जो आपका स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स जिसे छोटी माता भी कहते हैं, तो स्मॉल पॉक्स रोग अब जो है लगभग समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट है चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था किसने गढ़ा था। चिपको आंदोलन जो चला था उसका नारा था पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था। ये नारा किसने गढ़ा था। देखिए, चिपको आंदोलन की अगर बात करें तो 1970 के दशक में वनों को बचाने के लिए एक संगठित आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चिपको आंदोलन 1970, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत होती है। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि पेड़ों को काटने से रोका जाए। ठीक है। तो पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था जो चिपको आंदोलन का नारा है, ये सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 में हुई उत्तराखंड से, और इसका उद्देश्य था कि पेड़ों को काटने से बचाया जाए। नर एनाफिलीज, क्वेश्चन ये है कि नर एनाफिलीज मच्छर किससे अपना भोजन ग्रहण करता है। आदमी के खून से, क्यूलेक्स के खून से, फूलों के मधु से या जोंक के खून से। तो जो नर एनाफिलीज मच्छर होता है ये फूलों के मधु से अपना पेट भरता है या अपना भोजन ग्रहण करता है, जबकि जो मादा एनाफिलीज होती है वो मानव के खून से अपना भोजन ग्रहण करती है। यानी कि आदमी के खून से मादा एनाफिलीज मच्छर अपना भोजन ग्रहण करती है, जबकि नर एनाफिलीज जो है ये फूलों के मधु से अपना भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है। राजनीतिक विधायिका से कौन संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो है
ये राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित है। बाकी जो जिला न्यायाधीश, रक्षा मंत्रालय का सचिव और पुलिस अधीक्षक, ये भारत की विभिन्न सेवाओं में पदस्थ अधिकारी होते हैं। जबकि राजनीतिक विधायिका से जो संबंधित है वो कौन सा है? वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल कानून है? तो देखिए, जो दल बदल कानून है ये 10वीं अनुसूची में है, ठीक है। और दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ने का काम जो हुआ वो 52वां संविधान संशोधन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1985 1985 में दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल है, 11वीं अनुसूची में पंचायत है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है। ये कौन है? जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है, तो वो कौन है? लोकसभा। लोकसभा जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिट का अर्थ होता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट का अर्थ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए? तो उस रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी रिट है जिसके तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है, सशरीर प्रस्तुत करना होता है। उसे, जिस भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष सशरीर प्रस्तुत करें। ये रिट है कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई और ईडी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, ये किस सूची के अंतर्गत आती हैं या किस सूची का विषय है? तो ये संघ का विषय है। किसका? संघ, यानी कि सेंटर का विषय है ये सीबीआई और ईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संसद है। तो भारतीय संसद की बात करें तो भारतीय संसद का स्ट्रक्चर क्या है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। तो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन फिक्स हैं और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला के संसद होती है। तो भारतीय संसद की अगर बात करें तो ये 2 सदनीय है और 2 सदन कौन कौन से हैं? एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा में जाने की उम्र कितनी होती है? 25 साल और राज्यसभा जाने की उम्र कितनी होती है? 30 साल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए? यानी कि जो एकीकृत उपागम है उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम किस सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए? जीवन केंद्रित सिद्धांत पर, व्यवहारिक पक्ष के सिद्धांत पर, विषयों की समन्वित इकाई के सिद्धांत पर, यानी कि उपरोक्त सभी, इन सब पे आधारित होने चाहिए एकीकृत उपागम के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय क्या ध्यान देना चाहिए? यानी कि जब एकीकृत उपागम की व्यवस्था हो रही हो तो उसके लिए क्या ध्यान देना चाहिए? विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित करना चाहिए, पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना चाहिए, मंदबुद्धि एवं पिछड़े छात्रों को अधिगम गति को बढ़ाना चाहिए। तो ये क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो ये रहा आज के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले पार्ट के 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।